नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड यानी प्रतिचयन विधि या निदर्शन विधि। आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। शोध की योजना बनाते समय शोध के क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाइयों के बारे में भी सोच विचार किया जाता है कि शोध का क्षेत्र क्या होगा, या उस क्षेत्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा या उनमें से कुछ सीमित इकाइयों को छांटकर उन्हीं के अध्ययन से काम चला लिया जाएगा। इन दोनों दृष्टिकोणों समस्त इकाइयों का अध्ययन और कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक शोध में दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है संगणना विधि और दूसरा है प्रतिचयन विधि। अब है संगणना विधि। संगणना विधि के अंतर्गत जब अध्ययन क्षेत्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम संगणना विधि कहते हैं। इस विधि का जन्म जनगणना से हुआ है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब पूर्णतः सटीक और परिशुद्ध परिणाम अपेक्षित हों, जब क्षेत्र छोटा हो और अध्ययन की इकाइयों की संख्या बहुत कम हो, जब अध्ययन का क्षेत्र अत्यधिक विषमता युक्त हो अर्थात अध्ययन की सभी इकाइयाँ विविध गुणों वाली हों। इस विधि की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी विशालता है। अधिक धन, समय एवं श्रम की आवश्यकता इसमें पड़ती है। भारत की दशाब्दिक जनगणना से जुड़े जनगणना विभाग के रूप में इसे हम देख सकते हैं। इन कमजोरियों के कारण ही सामाजिक शोध में इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। यह भी तब किया जाता है जब शोध का क्षेत्र छोटा और इकाइयों की संख्या बहुत कम होती है। कहने का अर्थ यह है कि संगणना विधि के अंतर्गत क्षेत्र के समस्त तथ्यों को या क्षेत्र की समस्त इकाइयों को जो है गिना जाता है। नेक्स्ट है प्रतिचयन विधि। यह सैम्पलिंग की दूसरी विधि है। जहाँ संगणना विधि में शोध क्षेत्र की समस्त इकाइयों को अध्ययन का विषय बनाया जाता है, वहाँ प्रतिचयन विधि में शोध क्षेत्र की कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुनाव कर उनका ही अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम क्षेत्र की समस्त इकाइयों को ना लेकर उसमें से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को ले लेते हैं तो उसे हम प्रतिचयन विधि कहते हैं। और जो प्रतिनिधि इकाइयाँ होती हैं वह समस्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रोफेसर बाउले ने 1915 में सर्वप्रथम अपने सामाजिक सर्वेक्षणों में इस विधि का प्रयोग किया था। जहां चार्ल्स बूथ को गरीबी के अपने अध्ययन, जिसमें उन्हें संगणना विधि का प्रयोग किया था, में 7 वर्ष से अधिक समय लगा, वहां बाउले ने अपने अध्ययन को प्रतिचयन विधि के द्वारा मात्र 2 वर्षों में ही कर डाला। कहने का अर्थ यह है कि प्रतिचयन विधि में कम समय लगता है। बोगार्ट्स के अनुसार किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना प्रतिचयन विधि कहलाता है। एक प्रतिदर्श क्या होता है, इसके संबंध में गुडे एवं हार्ट ने कहा है, एक प्रतिदर्श एक विशाल समुदाय या एक समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। प्रतिदर्श यानी सैंपल, यानी जब हम एक विशाल क्षेत्र से एक प्रतिनिधि के रूप में एक लघुत्तर क्षेत्र लेते हैं या सैंपल लेते हैं तो उसे हम प्रतिदर्श कहते हैं। मैनहीम के अनुसार एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। प्रतिचयन विधि की संपूर्ण धारणा मूलतः इस विश्वास पर आधारित है कि एक प्रतिदर्श यानी एक सैंपल समग्र की वांछित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है, यानी जो भी आवश्यक विशेषताएं होती हैं उनका प्रतिनिधित्व करने में वह सक्षम होता है। अब है प्रतिचयन विधियों के प्रकार। प्रतिचयन की सामाजिक विज्ञानों में आजकल अनेक प्रतिचयन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे मोटे रूप में हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संभाव्य या संभावनामूलक प्रतिचयन विधि, दूसरा है असंभाव्य या असंभावनामूलक प्रतिचयन विधि। दोनों का मिश्रित रूप कुछ ऐसी विधियां भी होती हैं जिनमें दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है। तो पहले है संभावनामूलक या संभाव्य प्रतिचयन विधि। प्रतिदर्श में चयन किए जाने के संयोग को संभावनामूलक कहा जाता है या संभाव्यता कहा जाता है।
इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना बराबर की रहती है। साथ ही इसमें सर्वाधिक प्रतिनिधिकता पाई जाती है, जो एक अच्छे प्रतिदर्श की पहली शर्त है। संभावना मूलक या संभाव्य प्रतिचयन के अंतर्गत क्षेत्र की समस्त इकाइयों को चुने जाने की बराबर संभावना रहती है। इसके अंतर्गत आती हैं साधारण दैव प्रतिचयन विधि, स्तरित दैव प्रतिचयन विधि, बहुचरणीय प्रतिचयन विधि, क्षेत्र या संभाग प्रतिचयन विधि। अब उसी प्रकार से होती है असंभाव्य, असंभाव्य या असंभावना मूलक प्रतिचयन विधि। सामाजिक शोध के कई ऐसे विषय हैं जैसे कैंसर या एड्स ग्रस्त व्यक्ति, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, विधवाएं आदि, जिनमें संभाव्य विधि का प्रयोग दुष्कर या अनुप्रयुक्त हो जाता है। ऐसे विषयों के अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर कैंसर ग्रसित या एड्स ग्रसित प्रतिदर्श इकाइयों का चयन किया जाता है। इनमें किसी भी स्तर पर संभाव्य सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः इन विधियों से निकाले गए निष्कर्षों को विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है और इसके साथ ही इनमें प्रतिदर्श त्रुटि का अनुमान लगाना भी कठिन होता है। ऐसे प्रकार के प्रतिचयन को असंभाव्य प्रतिचयन कहा जाता है। इसमें मुख्य प्रकार होते हैं उद्देश्यात्मक प्रतिचयन, सुविधामूलक प्रतिचयन, अभ्यंश प्रतिचयन और हिमगैन प्रतिचयन। यानी जहाँ पर शोध की इकाइयों में से जहाँ पर संभावना मूलक प्रतिचयन सफल नहीं होता है, वहाँ असंभावना मूलक प्रतिचयन को अध्ययन के अंतर्गत लिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रतिचयन के प्रमुख उद्देश्य एवं गुण। प्रतिचयन केवल विज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, इसका हम रोजमर्रा के जीवन में भी किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। नमूना जिस तरह से हम रोजमर्रा में नमूना लेने की बात कहते हैं, गेहूं की बोरी से गेहूं निकाल कर दानों को देखते हैं, चावल को पकाते वक्त बर्तन में कुछ चावलों को चम्मच में लेकर देखते हैं, उसी प्रकार से हम दिन प्रतिदिन जो है प्रतिचयन के किसी न किसी रूप का प्रयोग करते हैं। प्रतिदर्श का चुनाव पूरी सावधानी से किया जाए तो प्रतिचयन विधि न केवल सस्ती होती है, अपितु इसके द्वारा ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जो प्राय सटीक होते हैं और कभी कभी तो ये संगणना के परिणामों से भी अधिक सही होते हैं। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इसके प्रमुख उद्देश्य एवं गुणों को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। अब है पहला, समय एवं धन की बचत। प्रतिचयन विधि के द्वारा समय एवं धन की बचत होती है, जनशक्ति या श्रम की बचत होती है, गहन अध्ययन यानी इंटेंसिव स्टडी होती है, अधिक सहयोग एवं प्रत्युत्तर की संभावना होती है, प्रशासनिक सुविधा होती है, त्रुटियों की कम संभावना होती है, गुणों की पुनर्जांच की संभावना हो सकती है, निष्कर्षों की परिशुद्धता में वृद्धि होती है और प्रतिचयन की अपरिहार्यता। छोटे क्षेत्र और सीमित इकाइयों का गहन अध्ययन किया जा सकता है और शीघ्र परिणाम दिए जा सकते हैं। यदि प्रतिदर्श ठीक प्रकार से निकाला गया है तब इसके निष्कर्ष उतने ही प्रामाणिक और सटीक होते हैं जितने समग्र की इकाइयों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष। सटीकता बहुत कुछ एक उपयुक्त प्रतिदर्श प्रारूप पर भी निर्भर करती है। अब है प्रतिचयन की कुछ सीमाएं या समस्याएं क्या होती हैं। पहला है अभिनति की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ बायसेस। सभी वैज्ञानिक विधियों की सफलता उनकी अभिनति से मुक्तता पर निर्भर करती है और यही बात प्रतिचयन पर भी लागू होती है। जब संभावनाहीन विधियों का प्रयोग किया गया हो, जब प्रतिदर्श सूची अपूर्ण हो, अपर्याप्त हो, अयथार्थ यानी पुरानी हो, जब समग्र की कुछ इकाइयों के बारे में जानकारी ना हो, त्रुटिपूर्ण प्रतिचयन की तकनीक का प्रयोग किया गया हो, जब शोधकर्ता अकुशल या अक्षम हो। दूसरा होता है विषमतायुक्त समग्र से प्रतिचयन की समस्या। यदि समग्र में पर्याप्त समरूपता नहीं है, अर्थात समग्र की सभी इकाइयाँ एक दूसरे से भिन्न हैं,
तब प्रतिचयन का प्रयोग संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिचयन के स्थान पर संगणना विधि का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त होगा। दूसरी समस्या है या दूसरी सीमा है प्रातिनिधिक प्रतिदर्श के चुनाव की समस्या। भौतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु में पूर्ण रूप से समरूपता नहीं पाई जाती है। जैसे खून की एक बूंद पूरे शरीर के खून का प्रतिनिधित्व कर सकती है, परंतु मानव के एक व्यवहार में उसके संपूर्ण व्यवहारों के प्रतिनिधित्व होने की क्षमता कठिनता ही होती है। चौथा है प्रतिदर्श के उपयुक्त आकार के निर्धारण की समस्या। प्रतिदर्श की इकाई और मात्रा के बारे में कोई सिद्धांत नहीं है। यह बहुत कुछ अध्ययन के उद्देश्य, समग्र की प्रकृति और प्रतिचयन की विधि पर निर्भर करता है। पांचवा है विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता के माप की समस्या। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की माप प्रतिदर्श त्रुटि के आधार पर की जाती है। उपरोक्त वर्णित समस्याओं के होते हुए भी यदि प्रतिचयन का प्रयोग एक औषधि की भांति अत्यंत सतर्कता से और वैज्ञानिकता के आधार पर किया जाए तो इससे वांछित यथार्थ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रतिचयन का प्रयोग यदि बहुत ही ध्यान से और सतर्कता से किया जाए तो वैज्ञानिक परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद।